गुड मॉर्निंग बच्चों। काइनेटिक्स रिलेटेड अच्छी प्रॉब्लम्स जो हैं यहाँ पे हमने कलेक्शन बना रखा है क्यूएफटी के अंदर। उन प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। ऑब्वियसली इट इज क्वेश्चन ऑफ जेई एडवांस और यहाँ पे दिस इज डेसीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन ये दे रखा है कि पहले सवाल पढ़ लीजिए। अंडर द सेम कंडीशन, under the same reaction condition, initial concentration of 1.386 mole per decimeter cube of a substance become half in 40 second and 20 second through first order and zero order kinetics and the ratio of rate constant हमसे पूछा है। तो बच्चों हमें जैसा कि पता है कि अगर हाफ लाइफ की बात करें तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ इज हाफ लाइफ की बात करें तो दैट इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई रेट कांस्टेंट 2k। दैट इज फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। For first order reaction, half life is for first order half life is written as that is constant ln2 divided by k। चूंकि फर्स्ट ऑर्डर है तो अपन k1 लिख ले रहे हैं। ठीक है, अभी बोला है कि आपसे रेशियो बताओ रेट कांस्टेंट का। सो ऑब्वियसली रेट कांस्टेंट का अगर रेशियो निकालना है तो यहां से क्या लिख सकते हैं, k1 डिवाइड बाई k नॉट। k1 अच्छा दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, है ना। हाफ लाइफ हमें दे रखी है, पहले वाले की हाफ लाइफ कितनी दे रखी है, फर्स्ट रिएक्शन की हाफ लाइफ हमें गिवन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है पहली रिएक्शन कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर है जिसकी 40 सेकेंड है। ठीक है, चलिए डिवाइड कर लेते हैं, काम करते हैं डिवाइड कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो दैट इज टी हाफ 1 डिवाइड बाई टी हाफ नॉट, दैट इज फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, दैट इज इक्वल टू ln2 डिवाइड बाई k1 मल्टीप्लाई बाई 2k नॉट डिवाइड बाई a नॉट। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ln2 इज बेसिकली 0.693 डिवाइड बाई k1 इंटू 2k नॉट और इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन 1.386। ठीक है, ये ऐसे निकल लिया। फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ वाज 40 एंड जीरो ऑर्डर की कितनी थी 20। सो दिस रेशियो इज इक्वल टू 2। तो यहां से नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो 2 शुड बी इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 0.693। अगर हम यहां से बच्चों इसको देख लें तो आई थिंक 2 बार में चला जाएगा। हाँ, ये 2 बार में गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू k नॉट अपॉन k1, k नॉट अपॉन k1। सो बेसिकली k1 डिवाइड बाई k नॉट, दिस रेशियो शुड बी इक्वल टू हाफ। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन था, आंसर शुड बी ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी जे एडवांस का सवाल है। प्लॉट द वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट के विद द टेंपरेचर आर गिवन बिलो द प्लॉट दैट शो आरएनएस इक्वेशन इज। देखिए हमें आरएनएस इक्वेशन पता है बच्चों, k इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए डिवाइड बाई आर टी। तो जो वेरिएशन है k का टेम्परेचर के साथ दैट इज इंक्रीजिंग, है ना। तो एंड इट इज एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ। सो ऑब्वियसली दिस इज इनकरेक्ट, डिक्रीज तो कर ही नहीं सकता और k का टेम्परेचर के साथ लीनियर रिलेशनशिप तो है ही नहीं। ठीक है, तो ओनली पॉसिबिलिटी दैट इज वेरिएशन ऑफ k विद टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। ये भी जे एडवांस का सवाल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक रिएक्शन दे रखी है P प्लस क्यू दैट गिव्स R प्लस एस। ठीक है, अब टाइम टेकन फॉर 75% रिएक्शन ऑफ P इज ट्वाइस द टाइम टेकन फॉर 50% रिएक्शन ऑफ P। ऑब्वियसली आपको ये पता होगा फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 75% कंप्लीशन टाइम दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T हाफ। So obviously order with respect to P should be 1. ठीक है, अब Q की बात कर लेते हैं। Q का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लीनियरली डिक्रीज कर रहा है और आप देख रहे हैं कि वो 0 तक हो रहा है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वो Q नॉट। तो ऑब्वियसली अगर हम देखें यहाँ पे तो
जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है वो इस तरीके से लिखते हैं, दैट इज ए नॉट माइनस ऑफ ए टी इज इक्वल टू के टी, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लीनियरली डिक्रीज होता है, रिएक्शन एक फाइनाइट टाइम में कंप्लीट हो जाती है। तो चूंकि Q के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो ऑर्डर शुड बी इक्वल टू जीरो, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू Q शुड बी जीरो। ओवरऑल ऑर्डर की बात करें दैट शुड बी 1 प्लस 0 दैट इज 1, सो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन शुड बी 1। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपसे पूछा है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। ये बड़ा बेहतरीन सवाल था जे एडवांस का, है ना। इसमें दो कंसेप्ट इन्वॉल्व हैं। एक तो उन्होंने इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट यूज किया है एंड सेकेंड वन इज द कंसेप्ट रिलेटेड विद द काइनेटिक्स, ठीक है। तो एक अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है, आपको पता है अमोनिया हेबर प्रोसेस से फॉर्म करते हैं, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज लेस देन जीरो एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। आपको टेम्परेचर T1 पे परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन दे रखी है, ऑब्वियसली डॉटेड लाइन से आप देख रहे हैं कि दिस ग्राफ बिकम पैरेलल विद द एक्सिस। ये ग्राफ जो है एक्सिस के साथ धीरे धीरे पैरेलल हो जा रहा है, और मतलब इसका मतलब ये है कि यील्ड जो है वो कांस्टेंट हो गई, इट मींस रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। अब आपने क्या किया कि सेम रिएक्शन को प्रोसीड किया एट द सेम प्रेशर बट एट ए हायर टेम्परेचर T2, टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया। तो आपको ये पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन का रेट कांस्टेंट बढ़ता है, सो ऑब्वियसली रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। अगर रिएक्शन फास्ट होगी तो यहां से जो ग्राफ होगा वो एक्सीड कर जाएगा कंपेयर टू द ग्राफ दैट प्रोसीड एट द लोअर टेम्परेचर। सो द ग्राफ विल स्टार्ट, मतलब यहां से एज लेके स्टार्ट करेगा और हायर टेम्परेचर पे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन एक चीज हमें ये ध्यान रखनी है कि चूंकि रिएक्शन यहाँ पे इक्विलिब्रियम भी स्टैब्लिश कर रही है, तो जैसे जैसे रिएक्शन इक्विलिब्रियम की तरफ अप्रोच करेगी, आपको पता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज फेवरेबल एट ए लोअर टेम्परेचर। तो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, आपने वॉन्ट ऑफ इक्वेशन पढ़ी होगी, ln/K2/K1 इज डेल्टा H बाई R 1/T1 माइनस 1/T2। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे आपने देखा है कि रिएक्शन का जो K इक्विलिब्रियम है वो घट जाता है और रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाती है। तो जिस तरीके से जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम की तरफ जाएगी, वहां पे इसका क्या होगा कि शिफ्टिंग होने लगेगी रिएक्शन की बैकवर्ड डायरेक्शन में, और वहां पे ये जो ग्राफ है धीरे धीरे ये नीचे आने लगेगा, और फाइनली एट टेम्परेचर T2 इस ग्राफ जो है वो पहले वाले लोअर टेम्परेचर से नीचे यील्ड आपको मिलेगी। सो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन जे एडवांस प्रॉब्लम है ये। SN1 रिएक्शन के बारे में दे रखा है, एल्किल हैलाइड का बेसिक मीडियम में हम रिएक्शन करा रहे हैं। SN1 रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और आपको यहां पे जो दे रखा है कि जो रेट है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब आप इस रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हो, एल्किल ब्रोमाइड, मतलब जो भी आपको हाइड्रोकार्बन दे रखा है, हाइड्रोकार्बन का ब्रोमाइड दे रखा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कुल मिला के फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में इन्होंने बात की है, इस सवाल को जरा सा ट्रिकी बना के उसमें ऑर्गेनिक मिला दिए। तो आइए देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए। तो अब देखिए यहां से पहले ऑप्शन में कहा है कि रेट जो हाफ लाइफ है इट डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ऑब्वियसली इट इज करेक्ट। अगर हाफ लाइफ की बात करें तो टी हाफ इज कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दैट इज इक्वल टू ln/2/K। तो ऑब्वियसली दिस ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड पॉइंट पे बात करें, अगर इनिशियल रेट की बात करें तो ऑब्वियसली इनिशियल रेट जो है वो इस रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें इनिशियल रेट की, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। सो ग्राफ शुड बी a straight line passing through origin, y equal to mx का इक्वेशन बनेगी। ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। Q अपॉन पी नॉट का टाइम के साथ वेरिएशन दे रखा है, ओके। अगर हम Q की बात करें, तो Q को हम इस तरीके से ले सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Q इज इक्वल टू पी नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। आप लिखते हैं प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन आप इस तरीके से लिखते हैं, और अगर मैं इसको ड्रॉ करूं Q अपॉन पी नॉट निकाल लूं, तो दिस शुड बी इक्वल टू 1 माइनस सी की पावर माइनस के टी, ये ग्राफ बनेगा, ठीक है।
अब जरा इसका टाइम टी बराबर 0 रखें यहाँ पे, तो ऑब्वियसली क्यू अपॉन पी नॉट शुड बी 0, और टाइम टी बराबर इनफाइनाइट रख दें यहाँ पे, तो टाइम टी बराबर इनफाइनाइट रखते ही आप देखेंगे यहाँ पे, सॉरी एक मिनट हम लगता है आगे अब यहाँ पे देखिए, अगर आपने टाइम टी बराबर 0 रखा तो वैल्यू ऑफ क्यू अपॉन पी नॉट शुड बी 0 दे रखा है। ऑब्वियसली ग्राफ ओरिजिन से स्टार्टेड है, लेकिन अगर टाइम टी बराबर इनफाइनाइट रख दें तो क्यू अपॉन पी नॉट शुड बी इक्वल टू 1, लेकिन ये तो ग्राफ इंक्रीजिंग है ना, कंटिन्यूअसली बढ़ता ही जा रहा है, इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो ये ग्राफ इस तरीके से ना होके इस तरीके का शेप इसका बनना चाहिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली दिस ऑप्शन इज आल्सो इनकरेक्ट। लास्ट वन में दे रखा है एल एन पी अपॉन पी नॉट वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो बच्चों ये तो बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टी है, आपने ये सुना होगा एल एन ऑफ ए नॉट अपॉन ए टी होता है, दैट इज पी नॉट अपॉन पी टी होता है, दैट इज इक्वल टू के टी, ठीक है। तो इन्होंने इसको इन्वर्स कर दिया है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। अगर ये पी नॉट ऊपर होता तो ये ऑप्शन सही हो जाता, y इक्वल टू एम एक्स फॉर्म की इक्वेशन बन जाती, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हाफ लाइफ का रेशियो 3:2 है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ टाइम इंटरवल T1:2 T2 where T1 is the time period for 25% completion of first reaction and T2 for 75% completion of second reaction। तो हमें इस टाइम का रेशियो फाइंड करना है T1 और T2 का। तो आइए निकालते हैं इसको। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सो T1 डिवाइड बाई T2 दैट इज इक्वल टू 1 बाई K1 डिवाइड बाई 1 बाई K2 ln ऑफ, अच्छा फर्स्ट रिएक्शन में 25% कंप्लीशन हो रहा है, तो दिस इज 100, रिमेनिंग अमाउंट इज 75। सेकेंड रिएक्शन में 25% कंप्लीशन 75% कंप्लीशन हो रहा है, दैट्स वाई रिमेनिंग अमाउंट शुड बी 25, ठीक है। अब K1 को क्या लिख सकते हैं, ln2 बाई टी हाफ, तो दिस शुड बी ln2 डिवाइड बाई टी हाफ ऑफ फर्स्ट रिएक्शन डिवाइड बाई टी हाफ ऑफ सेकेंड रिएक्शन ln 4/3 डिवाइड बाई ln ऑफ 4, ये हो जाएगा। ln2 बेसिकली कैंसिल आउट हो जाएगा यहां से, ठीक है। टी हाफ 1 और टी हाफ 2 का रेशियो हमें दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 3/2, और 2.303 कांस्टेंट फैक्टर ले लें तो ये बेस 10 में चेंज हो जाएगा, तो दिस शुड बी log 4/3, log 4 माइनस log 3, और ये हो जाएगा आपका log 4, ठीक है। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो 3/2 log 4 इज 0.60, log 3 इज 0.48 डिवाइड बाई 0.60, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये अप्रोक्स 0.3 के आसपास आता है। पहले भी ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ है, तो आंसर विल बी ऑप्शन ए प्लस बी फॉर्म प्रोडक्ट, ये रिएक्शन दे रखी है, रेट लॉ इज R इज इक्वल टू K A की पावर X इंटू B की पावर Y, ये रिएक्शन दे रखी है। इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज इंक्रीज 9 टाइम्स, रेट इंक्रीजेस 2 टाइम्स, यानी B को आपने फिक्स किया, कॉन्सेंट्रेशन A का 9 टाइम्स किया, तो 9 की पावर x एंड रेट बिकम ट्वाइस, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे अगर स्क्वायर रूट की बात करते, अगर x की वैल्यू सपोज हाफ होती तो ये वैल्यू कितनी आ जाती, 3 आ जाती, ठीक है। यानी ऑब्वियसली x शुड बी लेस देन हाफ, ठीक है। फिर उन्होंने ये कहा है कि B का कॉन्सेंट्रेशन 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया A को फिक्स रखते हुए, मतलब इतना समझना पड़ेगा कि A को फिक्स रखते हुए B का कॉन्सेंट्रेशन 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया। तो अगर आपने B का कॉन्सेंट्रेशन 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, रेट कितना हो गया 3 टाइम्स, तो दिस इज 3, B का कॉन्सेंट्रेशन 4 रेज़ टू द पावर y। अगर y की वैल्यू 1/2 लेते सपोज, तो y की वैल्यू 1/2 लेते तो ये वैल्यू कितनी आ जाती, 2 आ जाती, लेकिन ये तो 3 है, तो ऑब्वियसली y शुड बी मोर देन 1/2.5, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, पोलरिमीटर का क्वेश्चन है, एंगल ऑफ रोटेशन का। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, K इज इक्वल टू 1/T
ln r नॉट माइनस ऑफ r इन्फिनिटी डिवाइड बाई आर टी माइनस ऑफ आर इन्फिनिटी। तो सबसे पहले इसका रेट कांस्टेंट फाइंड कर लीजिए, दैट इज 1 अपॉन टी ln r नॉट इज गिवन दैट इज 44 माइनस ऑफ r infinity 11 divided by rt minus r infinity. This should be 16.5 minus or minus 11 27.5। चलो अब थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं इसको, एक मिनट। ये हो गया 16.5 और टाइम कितना लगा बच्चों 70 मिनट। तो 1/70 ln 55, दिस शुड बी ln 2। यहां से हमने k की वैल्यू फाइंड कर ली ln 2/70, ठीक है। यानी हाफ लाइफ तो पता लग गई ना यहां से। चलो ठीक है यार, हाफ लाइफ 70 मिनट्स होगी, ठीक है। अब ये कह रहा है ना कि वो टाइम बताओ जिसमें रिएक्शन मिक्सचर विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव का ये मतलब है कि RT मस्ट बी इक्वल टू 0। ऑप्टिकली इनएक्टिव का ये सेंस है कि जो एंगल ऑफ रोटेशन है इट विल बिकम इक्वल टू 0। सो अगेन वी यूज द फॉर्मूला, टाइम पूछा है, दैट शुड बी रिटन एज 1 अपॉन k ln r नॉट माइनस r इन्फिनिटी डिवाइड बाई RT माइनस ऑफ r इन्फिनिटी। नाउ मेक RT इक्वल टू 0। k की वैल्यू क्या लिखी ln 2/70 ln r नॉट वॉज इक्वल टू 44 माइनस, और ये -11 था, डिवाइड बाई माइनस आर इन्फिनिटी, तो ये हो गया +11, माइनस और -11 +11। तो दिस शुड बी ln 5 70 into ln 5 divided by ln 2। ln 5 is given, I think it is 1.6, एक मिनट, ln 5 is 1.6 and ln 2 is 0.7, 1.6 0.7 सिंप्लीफाई कर लें 160 आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा 160 मिनट्स के बराबर, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। एक रिएक्शन दे रखी है A to B, रेट कांस्टेंट K1 इज A1 e की पावर -1/RT। K2 की वैल्यू दे रखी है, K1 और K2 बराबर हैं, पूछा है किस टेम्परेचर पे K1 और K2 आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये सवाल में हमसे पूछा हुआ है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, K1 और K2 के बराबर करना है ना। तो K1 इज इक्वल टू K2, K को क्या लिखते हैं A1 e की पावर -EA1 डिवाइड बाई RT, दैट इज इक्वल टू A2 e की पावर माइनस ऑफ EA2 डिवाइड बाई RT। ऐसे लिख लिया आपने, दोनों साइड लॉग ले लीजिए, दिस शुड बी ln A1 माइनस ऑफ EA1 बाई RT, दैट इज इक्वल टू ln ऑफ A2 माइनस ऑफ EA2 बाई RT। ऐसे लिख लिया आपने, ठीक है। A2 की वैल्यू दे रखी है 10 की पावर 10, A1 की वैल्यू 10 की पावर 8, ओके। तो ln A2 माइनस ln A1 माइनस ln A1, दैट शुड बी इक्वल टू EA2 माइनस EA1 बाई RT, EA2 माइनस EA1 डिवाइड बाई RT, ठीक है। यहां से हमें टेम्परेचर फाइंड करना है, तो टेम्परेचर निकाल लेते हैं। टेम्परेचर इज इक्वल टू EA2 माइनस ऑफ EA1 डिवाइड बाई R ln ऑफ A2 माइनस ऑफ ln ऑफ A1। यहां से टेम्परेचर निकाल लेते हैं। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ EA2? EA2 इज 1800 माइनस 600, 1800 माइनस ऑफ 600। R की वैल्यू कितनी है 2, और इसको बेस 10 में चेंज कर लेते हैं। तो बेस 10 में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं 2.303 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2.303 log A2, log A2 कितना है? A2 इज 10 की पावर 10 माइनस log 10 की पावर 8, ऐसे कर लिया, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका 1200 डिवाइड बाई 2 into 2.303 and this should be equal to 10 minus 8, that is 2। तो ये 4 और ये कितना है 1200, ठीक है।
तो ये हो जाएगा आपका, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आर की वैल्यू हमने रखी, हाँ रखी, 2.303 रखा, 1800 माइनस 600 दैट वाज 1200, तो 600, तो ये कितना आ रहा है, एक बार वापस से रीचेक कर लेते हैं, ln A2 माइनस ln A1 दैट इज E2 माइनस E2 माइनस E1 अपॉन RT। ठीक है, एक बार वापस से यहाँ से देख लेते हैं फिर से। इसको यहां से मल्टीप्लाई किया, 2.303 log ऑफ A2 माइनस ऑफ log ऑफ A1। ठीक है, E2 इज गिवन, E2 कितना दे रखा है हमें, 1800 एंड दिस इज 600। 1800 माइनस ऑफ 600 दैट इज 1200। आर की वैल्यू 2 दे रखी है, टेम्परेचर फाइंड करना है। ठीक है, तो 2.303 log of 10 की पावर 10, A2 is 10 की पावर 10 I think, and A1 is 10 की पावर 8। This was 1200, तो ये 600 डिवाइड बाई T हो गया। ठीक है, अब यहाँ से 2.303, ये कितना आया, 10 माइनस 8 दैट इज 2। तो यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू कितनी आ गई, 600 डिवाइड बाई 2 इंटू 2.303। ठीक है, तो आ गया अपना आंसर, ये आ गया ना, 600 डिवाइड बाई 4.606 केल्विन शुड बी द आंसर। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, वन बाय वन करके रीड कर लेते हैं इसको। एंडोथर्मिक रिएक्शन हैव हायर एक्टिवेशन एनर्जी देन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे बनाते हैं, सॉरी 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 सॉरी, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को बनाते हैं हम इस तरीके से। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें तो एंडोथर्मिक रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ऑब्वियसली ज्यादा होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन से। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट, इट इज करेक्ट, है ना। रेट लॉ फॉर रिएक्शन डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट दैट अपीयर इन द स्टोइचियोमेट्रिक इक्वेशन। ये बात गलत है बच्चों। अभी जैसे SN1 रिएक्शन ही पढ़ा था जिसमें एल्किल हैलाइड था और OH माइनस था, तो जो रेट लॉ था इट ओनली डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड ओनली। तो जरूरी नहीं है कि स्टोइचियोमेट्रिक रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट हो उन सब पे रेट लॉ डिपेंड करे। ठीक है, तो ऑब्वियसली दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। The rate of a zero order reaction is independent of the concentration of catalyst। Obviously जो zero order reaction है वो किसी भी reactant या catalyst या product के concentration पे depend नहीं करती है। It is always rate of reaction is constant। The specific rate constant of a reaction is independent of the concentration of reacting species। Obviously this statement is also correct। अगर specific reaction constant की बात करें कि that depend on particular reaction, it is only a function of temperature as well as catalyst। It does not depend on the concentration of reacting species or any product। ठीक है, so the incorrect one पूछा है तो incorrect one आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय दिस। आफ्टर 15 मिनट वॉल्यूम ऑफ O2 प्रोड्यूसेस 9 ml and at the end of reaction it is 35 ml। the rate constant is equal to। ठीक है, देखिए ऐसे सवालों को सोचने के लिए आप इस तरीके से सोच सकते हैं। देखिए N2O5 है जो कि डिकम्पोज कर रहा है N2O4 में। ठीक है, स्टार्टिंग आपने A मोल लिए,
टाइम टी पे a माइनस एक्स बचे, आफ्टर कंप्लीशन पे ये 0 हो जाएगा। दिस शुड बी व्हाट 0, दिस शुड बी x by 2 एंड दिस शुड बी a by 2। तो अगर यहां से देखें तो ऑक्सीजन का अगर मोल है वो उसके वॉल्यूम पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन। तो यहाँ पे x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या कह सकते हैं, वॉल्यूम रिक्वायर्ड एट टाइम t, ठीक है, एंड a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, ठीक है। जो ऑक्सीजन का मोल है वो उसके वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सो हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स लिख क्या सकते हैं, k इज इक्वल टू 1/t ln a अपॉन a माइनस एक्स दैट इज v इंफिनिटी माइनस vt। इस तरीके से हम k फाइंड कर सकते हैं। हमसे k की वैल्यू यहाँ पे पूछी है तो k कैसे लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू 1/t, टाइम कितना पूछ दिया है 15 मिनट, तो 1/t 1/15 ln वॉल्यूम आफ्टर एंड ऑफ रिएक्शन इज 35 ml और 15 मिनट बाद कितना था 9 था, तो 35 डिवाइड बाई 35 माइनस 9, तो ये हो जाएगा कितना 28, 1/15 ln 35 बाई 28, तो ये हो जाएगा 1/15 ln 5/4, ये k की वैल्यू हो जाएगी। अच्छा 26, ओके ओके ओके, 9 माइनस करना था ना, तो ओके 26 आएगा बच्चों, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 9 माइनस करना था ना तो ये 26 आ जाएगा, ठीक है, तो ये 35/26 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सवाल पढ़ लीजिए आप, आपको एक रिवर्सिबल रिएक्शन गिवन है और ये दे रखा है कि कोऑर्डिनेट फॉर द रिएक्शन इन एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव कैटलिस्ट। व्हाट इज नेगेटिव कैटलिस्ट? नेगेटिव कैटलिस्ट इज दैट वन दैट इंक्रीजेस that decreases rate of a chemical reaction by increasing its activation energy। तो ये जो अपर ग्राफ आप देख रहे हो ना, दैट इज फॉर नेगेटिव कैटलिस्ट, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है कि एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड रिएक्शन की पूछी है। नाउ दिस वन इज द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट बन रहा है बैकवर्ड रिएक्शन के लिए और ये रिएक्टेंट हो गया, प्रोडक्ट इज सॉरी ये C+D से यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी पूछी है। तो ये जो अपर ग्राफ है दैट इज फॉर नेगेटिव कैटलिस्ट एंड द लोअर वन इज फॉर अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। तो यहां से हमें ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, यहां से यहां तक की, तो आप देख सकते हैं दिस इज बेसिकली P प्लस S, तो आई थिंक आंसर शुड बी P प्लस S, करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन C। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें एक मल्टी स्टेप रिएक्शन दे रखी है, A प्लस M, दिस गिव्स AM दैट इज फास्ट स्टेप and second is the slow step, k minus 1 is much greater than k2a, equilibrium constant is given। हमसे एक्टिवेशन एनर्जी ओवरऑल रिएक्शन की पूछी है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फर्स्ट स्टेप का दे रखा है, डेल्टा H1 नॉट रिप्रेजेंट एंथैल्पी चेंज ऑफ फास्ट रिएक्शन। ये जो डेल्टा H1 नॉट है इट इज एंथैल्पी चेंज ऑफ फास्ट स्टेप, ठीक है। And E1 and E2 represent activation energy of first and second reaction, then which of the following correct represent activation energy of overall reaction? ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी बतानी है। तो अब देख सकते हैं यहाँ से कि स्लो स्टेप यानी जो RDS होगा दैट विल बी द सेकेंड स्टेप। सो रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी रिटन एज R इज इक्वल टू K2 concentration of AM into AM। जैसा कि बच्चों ये हमें दिख रहा है कि जो AM है दैट इज एन इंटरमीडिएट एंड वी हैव टू एलिमिनेट इट, हमें आप इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा थ्रू दिस फास्ट स्टेप। फास्ट स्टेप को क्या लिख सकते हैं, K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन K इक्विलिब्रियम AM अपॉन A प्लस M, AM डिवाइड बाई
ए इंटू एम, ए इंटू एम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से एम का कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं। एम का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा, ठीक है, तो एम का कॉन्सेंट्रेशन क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम शुड बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम इंटू के इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन शुड बी इक्वल टू K2 इंटू के इक्विलिब्रियम, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम की जगह में क्या लिख सकता हूं, ए का होल स्क्वायर इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम। ओवरऑल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी पूछी है, ई ओवरऑल पूछा है, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं के इंटू ए, अगर के नेट देखो यहां से, दिस शुड बी इक्वल टू K2 इंटू के इक्विलिब्रियम, ऐसे कह सकता हूं। ठीक है, आरएनएस इक्वेशन से के नेट को क्या लिख सकते हैं, ए ई की पावर माइनस ऑफ ई नेट अपॉन आर टी, ई नेट अपॉन आर टी, और ये वाला जो फंक्शन हो जाएगा K2 दैट विल बी A2 ई की पावर, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी, K2 इज एक्टिवेशन एनर्जी सेकेंड स्टेप की कितनी है, E2 की बराबर। ठीक है, अपॉन आर टी। तो आपको पता होगा कि एक वॉन्ट ऑफ इक्वेशन होती है जहां पे हम ऐसे लिखते हैं ln k इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा एच बाई आर टी प्लस कॉन्स्टेंट। नाउ दिस इज इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, तो k इक्विलिब्रियम किसके प्रोपोर्शनल होगा, दैट इज प्रोपोर्शनल टू e की पावर माइनस ऑफ डेल्टा एच बाई आर टी, और इसको डेल्टा H1 नॉट बोल रहे हैं। तो अगर दोनों से को हम यहाँ पे कंपेयर कर लें, तो एक्टिवेशन एनर्जी E के एक्सपोनेंट को कंपेयर कर लें, नेट दैट इज इक्वल टू E2 प्लस डेल्टा H1 नॉट आ जाएगा। अगर यहां से दोनों चीजों को कंपेयर कर लें, के इक्विलिब्रियम को वॉन्ट ऑफ इक्वेशन से लिख लें और यहाँ पे K2 को आरएनएस इक्वेशन से लिख लें, तो ये एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। रिएक्टेंट फॉर्म टू प्रोडक्ट बी एंड सी। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी फैक्टर ऑफ बोथ द रिएक्शन आर इक्वल, आपसे करेक्ट एक्सप्रेशन पूछा है। ओके, ठीक है, तो हम K1 को क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू A1, सॉरी फ्रीक्वेंसी फैक्टर दोनों का सेम है, तो इसको A ही लिख लीजिए आप, A e की पावर माइनस ऑफ EA1 डिवाइड बाई RT, and K2 can be written as A e की पावर माइनस EA2 बाई RT। नाउ EA2 is given 2 EA1, आपको सवाल में EA2 की वैल्यू 2 EA1 के बराबर दे रखी है। ठीक है, तो अब इसको इस तरीके से ब्रेक कर लो, माना ये ऑब्वियसली ये जो फैक्टर हुआ ये किसके बराबर है, K1 के, तो ये K1 e की पावर माइनस EA1 अपॉन RT दैट इज इक्वल टू K2। तो अब देख रहे हैं कि ये वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, अब K2 इज इक्वल टू K1 स्क्वायर डिवाइड बाई ए, K2 आपने लिख रखा है, अब ये K2 की वैल्यू है। ठीक है, अब इसका K1 का स्क्वायर कर लो और उसको K2 से डिवाइड कर दो, तो ये ए का फैक्टर केवल बचेगा। अब इसको स्क्वायर कर लेना K1 को और इसको K2 से डिवाइड कर लेना, तो आपको ए की वैल्यू आती हुई केवल बचेगी। तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, सो आंसर विल बी ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन है ए फॉर्म प्रोडक्ट एंड बी फॉर्म प्रोडक्ट। ए से प्रोडक्ट बना रहे हैं और बी से भी प्रोडक्ट बना रहे हैं। K and KB respectively are rate constant are K and KB. Okay. Activation energy are EA and EB. Okay. EA and EB are activation energy. अब ये बोल रखा है कि फर्स्ट रिएक्शन इज फास्ट देन सेकेंड वन। ठीक है, और पहली रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी भी कम है,
ये भी सपोर्टिंग है, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी वो रिएक्शन फास्ट होती है, ये डेटा भी सपोर्टिंग है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर के विल बी ग्रेटर देन के बी, ऑब्वियसली अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो रेट कांस्टेंट के जो होगा वो ए का ज्यादा होगा बी से, ऑब्वियसली इट इज करेक्ट, बोथ फैक्टर आर सपोर्टिंग, के इज ग्रेटर देन के बी, रिएक्शन फास्ट है, और एक्टिवेशन एनर्जी भी फर्स्ट स्टेप की जो ए की एक्टिवेशन एनर्जी है वो भी कम है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ए के जो के में इंक्रीमेंट होगा वो बी से ज्यादा होगा, ए तेजी से बढ़ेगा। लोअर टेम्परेचर के एंड के बी विल डिफर मोर, ऑब्वियसली लोअर टेम्परेचर पे बात करें तो के में जो इंक्रीमेंट होगा वो के बी से कहीं ज्यादा होगा। एज टेम्परेचर राइजेस के एंड के बी विल बी क्लोज टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड, सही बात है कि अगर टेम्परेचर टेंड्स टू इनफाइनाइट तो आर्हेनियस इक्वेशन से आप क्या लिखते हो, k इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ऑफ ई ए बाई आर टी, ठीक है। तो अगर दोनों के फ्रीक्वेंसी फैक्टर a है, सेम है, तो अगर आपने लिमिट टेम्परेचर टेंड्स टू इनफाइनाइट लगाया तो दोनों की वैल्यू कहां पे टेंड करेगी, a की तरफ, both will tends towards a, so all option are correct, answer will be option D, सारे ऑप्शन इसके सही हैं। तो ऑब्वियसली अगर सिंगल चॉइस है तो हमें ये लिखना पड़ेगा, ओनली डी लिखना पड़ेगा, अगर मल्टीपल चॉइस है तो चारों लिखने पड़ेंगे। सेपोनिफिकेशन ऑफ एथाइल एसीटेट बाय NaOH, हमें ये पता रहना चाहिए कि जो सेपोनिफिकेशन रिएक्शन है एस्टर की बेसिक मीडियम में इट फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स का क्या एक्सप्रेशन होता है, KT इज इक्वल टू 1/AT minus of 1/A0. This is expression of saponification reaction in second order, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि दोनों का एस्टर और NaOH का मोलर रेशियो 1:1 है। अब 10 ml of 1 normal HCl is required by 5 ml of solution। तो इनिशियली अगर NaOH को रिएक्ट कराना है तो ऑब्वियसली उसके कितने मिलीमोल्स प्रेजेंट हैं, 10 मिलीमोल्स हैं, ठीक है, और दोनों इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में है। तो ये और बेसिकली अगर A और B सेम कॉन्सेंट्रेशन में है, जैसे इस टाइप की रिएक्शन है A प्लस बी फॉर्म C एंड स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ आर इक्वल, तो ऑब्वियसली जो काइनेटिक्स इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन होगा वो यही बनेगा 1/AT माइनस ऑफ 1/A0, दिस इज इक्वल टू KT। इसीलिए इन्होंने बोल रखा है कि बोथ आर प्रेजेंट इन 1:1 मोलर रेशियो। तो हम जस्ट अगर NaOH को यहाँ पे देख लें तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि एस्टर भी उसी हिसाब से रिएक्ट कर रहा है, उसी स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में रिएक्ट कर रहा है जिस रेशियो में NaOH रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हमें बेसिकली K की वैल्यू पूछी है, तो 1/T, दिस इज 1/ concentration आफ्टर टाइम T, दिस वाज द इनिशियल concentration, ठीक है। तो आप देखिए यहां से 10 ml of 1 normal HCl is required। इनिशियली कितने मिलीमोल्स रिक्वायर्ड है HCl के, 10 मिलीमोल्स रिक्वायर्ड है, ठीक है। एंड आफ्टर 10 मिनट इट इज रिक्वायर्ड 8 मिलीमोल्स, ठीक है, 10 मिनट के बाद। तो K की वैल्यू पूछी है, दिस विल बी 1/10, टाइम 10 मिनट है, ये 8 मिलीमोल्स हैं और ये कितने इनिशियली रिक्वायर्ड थे, 10, दिस विल बी एक्सप्रेशन ऑफ K, जस्ट हमें K की वैल्यू बतानी है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन C। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है 2 स्टेप की, A प्लस बी फॉर्म I is intermediate here which is a slow step and I is finally decomposing into AB, that is a fast step। कह रहा कौन सा ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक्सोथर्मिक है, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। अब देखिए जो स्लो स्टेप है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी, स्लो स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है और फास्ट स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम होती है, एंड 2 स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। तो अगर देखें तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है, इसकी ज्यादा है, जबकि फर्स्ट स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, सेकेंड स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी कम होनी चाहिए। ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ये भी नहीं पॉसिबल है, ये गलत है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी कम है, सेकेंड की ज्यादा है। ये ऑप्शन हमारा सेट बेटर है, क्योंकि आप देखिए कि यहां से यहां तक एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है
और ये एक्टिवेशन एनर्जी कम है। तो ये वाला स्टेप कैसा हुआ, स्लो वन हुआ, और ये स्टेप कैसा हुआ, फास्ट वन हुआ। ऑल्सो रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक सिंस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। मल्टीपल करेक्ट आंसर्स में आते हैं। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखी है, जी एडवांस का सवाल है। The concentration of N2O5 decreases exponentially with time. Obviously in first order kinetics आपको पता है कि जो reactant concentration है वो exponentially decrease करता है। The half life of reaction decreases with increasing temperature. बिल्कुल सही बात है। अगर half life का expression देखें बच्चों यहाँ से, तो T half is equal to ln2 by k, and from Arrhenius equation k is equal to a e की power minus Ca by RT. On increasing temperature value of k increases. So अगर k increase करेगा तो obviously half life will decrease. So option A and B both are correct. C पे आते हैं। The half life of reaction depend on the initial concentration of reactant. Absolutely wrong. Half life of reaction does not depend on initial concentration of reactant for first order reaction. Now come to last option. The reaction proceed to 99.6% completion in 8 half-life duration. Okay, इसको देख लेते हैं। T 99.6% का T 50% से रेशियो निकाल लेते हैं। That is 1 by k will cancel out. ये हो जाएगा log 100 divided by 0.4 and this will be log 2. ठीक है, तो log 100 by 0.4, log 100 by 0.4 divide by 0.4, this is log 250 divided by log 2. So log 250 दिस इज 2.39 आ रहा है, 2.4 मान लें, log 2 इज 0.30, तो ऑब्वियसली दिस वैल्यू इज अप्रोक्स 8। तो यहां से आपसे ये पूछा है कि 99.6% कंप्लीशन में 8 हाफ लाइफ लगेंगे, जो कि करेक्ट है। इसमें देखते हैं, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन ए हाई एक्टिवेशन एनर्जी यूजुअली एम्प्लॉइज ए फास्ट रिएक्शन। गलत है ये। अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो ऑब्वियसली उस बैरियर को कम मॉलिक्यूल्स क्रॉस कर पाएंगे और जो रिएक्शन होगी दैट वुड बी स्लो। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। रेट कांस्टेंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, एब्सोल्युटली करेक्ट। दिस इज ड्यू टू ग्रेटर नंबर ऑफ कोलिजन हुज एनर्जी एक्सीड टू एक्टिवेशन एनर्जी। सही बात है। हायर द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, मैग्नीट्यूड की बात नहीं होती है, एक्टिवेशन एनर्जी तो एक्टिवेशन एनर्जी होती है। स्ट्रॉन्गर इज द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट, बिल्कुल सही बात है। आप ऐसे लिखते हो डी एल एन के अपॉन डी टी दैट इज इक्वल टू ई ए बाई आर टी स्क्वायर। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 बाई के डी के बाई डी टी दैट इज इक्वल टू ई ए बाई आर टी स्क्वायर। सो ऑब्वियसली ई ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी के बाई डी टी। एक्टिवेशन एनर्जी जितना ज्यादा होगा के में इंक्रीमेंट टेम्परेचर के साथ उतना ज्यादा आएगा, उतना ज्यादा उसका डिपेंडेंस होगा रेट कांस्टेंट पे। द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इज मेजर ऑफ रेट एट विच कोलिजन अकर इररेस्पेक्टिव ऑफ एनर्जी। और आरएनएस इक्वेशन से देख सकते हैं के इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ऑफ ए बाई आर टी। तो जो एनर्जी वाला फैक्टर है वो ये बताता है, ये जो बर्थलॉट फैक्टर है that tells about the fraction of molecule that have energy greater than or equal to activation energy। और ये जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है ये अपना रिलेटेड होता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी और ओरिएंटेशन फैक्टर से। तो ये हमें बेसिकली कोलिजन रेट बताता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी के बारे में। ठीक है, तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इज अ मेजर ऑफ रेट एट विच कोलिजन अकर। अगेन इट इज करेक्ट, करेक्ट आंसर इज बी सी एंड डी। ये एडवांस का क्वेश्चन है पुराना। देखिए जनरली स्टेरिक फैक्टर इज जनरली स्टेरिक फैक्टर की जो वैल्यू होती है दैट लाई बिटवीन 0 to 1, बट इन दिस केस इट इज गिवन एज 4.4। दिस वैल्यू इज एक्सेप्शनल एंड इट इज अकर इन वेरी फ्यू रिएक्शंस
लाइक सपोज अगर मेटल की रिएक्शन हो रही है ब्रोमीन से, यहां पे इस केस में इस टाइप के कुछ ही एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहां पर स्टीरिक फैक्टर जो है वो इतना हाई मिलता है, मतलब ये जो इस टाइप की रिएक्शंस होती हैं दैट प्रोसीड विद हार्पून मैकेनिज्म, ये एक्सेप्शनल वैल्यू है। ऑब्वियसली रिएक्शन विल बी वेरी फास्ट, और ये देखने में मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, बट जो रिएक्शन होती है दैट प्रोसीड थ्रू द आयनिक मैकेनिज्म। जो के है वो अपना इलेक्ट्रॉन इसको देके इसको पोलराइज कर लेता है, ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, के बी आर से जुड़ जाता है और ब्रोमीन अलग हो जाता है। द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी फैक्टर प्रेडिक्टेड बाय आर्हेनियस इक्वेशन इज ऑब्जर्व इज हायर देन द डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। ऑब्वियसली जो फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, ठीक है, ए है, एक्चुअली जो रेशियो है पी जो आता है दैट इज इक्वल टू ए ऑब्जर्व, ए थ्योरेटिकल मतलब आर्हेनियस इक्वेशन से अपॉन ए ऑब्जर्व, ठीक है। अब इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि थ्योरेटिकल का मतलब आर्हेनियस इक्वेशन अपॉन के ऑब्जर्व, ठीक है। अगर पी की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो ऑब्वियसली जो ए ऑब्जर्व होगा वो आर्हेनियस इक्वेशन से ज्यादा होगा, ठीक है। तो आर्हेनियस इक्वेशन वाली वैल्यू तो कम है, ऑब्जर्व का थ्योरेटिकल का मतलब आर्हेनियस इक्वेशन से, ऑब्जर्व का मतलब एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू। तो जो ए की वैल्यू आ रही है थ्योरेटिकली वो ज्यादा, भाई अगर पी की वैल्यू यहां से देखा जाए ग्रेटर देन 1 है ना, सॉरी एक मिनट थोड़ी सी गलती हो गई है। अगर यहां से हम देखें तो वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी फैक्टर प्रेडिक्टेड एक्टिवेशन, ठीक है, ओके, प्रेडिक्टेड बाय आर्हेनियस, ठीक है, जो ठीक लिख रहे थे अपन कि जो वैल्यू ऑफ पी है इट इज इक्वल टू ऑब्जर्व की वैल्यू अपॉन थ्योरेटिकल मतलब आर्हेनियस, दैट इज ए ऑब्जर्व अपॉन ए थ्योरेटिकल, ठीक है। अब ये वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है तो ऑब्वियसली जो आर्हेनियस इक्वेशन से वैल्यू आ रही है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की वो कम होगी, जो कि हमें एक्सपेरिमेंटली पता लग रही है, ठीक है। तो दैट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज अनअफेक्टेड बाय द वैल्यू ऑफ स्टेरिक फैक्टर। ऑब्वियसली बोथ आर डिफरेंट पैरामीटर, हम जैसे देखते हैं k बराबर a e की पावर माइनस सी ए बाई आर टी, तो यहां पे a जो है दैट रिप्रेजेंट स्टेरिक फैक्टर z इंटू पी, और ये एक्टिवेशन एनर्जी दैट इज अनदर फैक्टर। तो ये स्टेटमेंट इज करेक्ट। Since P is equal to 4.5, the reaction will not proceed unless an effective catalyst is used. तो अगर यहाँ पे इफेक्टिव कैटलिस्ट की तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, रिएक्शन इज ऑलरेडी प्रोसीडिंग विद अ फास्ट रेट, ठीक है। रिएक्शन बहुत तेज अपने आप में खुद में हो रही है, क्योंकि अगर देखा जाए तो फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ये जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है रिएक्शन का वो बहुत हाई है, यानी कोलिजन रेट बहुत ज्यादा होगा इस केस में, तो ऑब्वियसली देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी कैटलिस्ट। Experimentally determine value of frequency factor is higher than predicted by Arrhenius equation. तो obviously जो experimentally determine value है frequency factor की वो ज्यादा होगी कि observe upon k theoretical is higher than that predicted by Arrhenius equation. Okay. बिल्कुल सही बात है, जो फ्रीक्वेंसी फैक्टर हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर रहे हैं वो ज्यादा होगा। अच्छा ये तो हमारा रॉन्ग हो गया ना, क्योंकि कैटलिस्ट की तो जरूरत ही नहीं है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर की ज्यादा होगी देन प्रेडिक्टेड बाय आर्हेनियस इक्वेशन। अब देख सकते हैं यहां से कि ऑब्जर्व अपॉन के थ्योरेटिकल इज ग्रेटर देन व्हाट, के ऑब्जर्व अपॉन के थ्योरेटिकल मतलब आर्हेनियस इक्वेशन से ये वैल्यू क्या है, 1 से ज्यादा है, ठीक है। अगर ये वैल्यू 1 से ज्यादा है तो ऑब्वियसली जो ऑब्जर्व है इट विल बी ग्रेटर देन के फ्रॉम आर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है।
इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये जेई एडवांस का पुराना क्वेश्चन है। ए गैस गिव्स 2b गैस प्लस सी गैस, और रिएक्शन जो है कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रही है। ऑब्वियसली इस कंडीशन में किसी गैस फेज रिएक्शन के लिए हम लिख सकते हैं प्रेशर प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। कह रहा द टोटल प्रेशर एट द बिगनिंग एट टाइम टी इज गिवन, और जो रिएक्शन स्टार्ट की है वो केवल ए से की है, यानी इनिशियली जो प्रेशर है ए का दैट वाज पी नॉट, ठीक है। एंड टी 1/3 इज टाइम रिक्वायर्ड फॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए टू रीच 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। करेक्ट ऑप्शन पूछे हैं, आइडियल गैस की बात की है यहाँ पे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब इस सवाल में सबसे पहले आपको रिएक्शन दे रखी है ए गैस फॉर्म 2b गैस प्लस सी गैस। तो यहां से बच्चों reaction is A gas that gives 2b gas plus C gas। ये रिएक्शन हमें दे रखी है, ठीक है। टाइम t बराबर 0 पे इनिशियल प्रेशर वाज P नॉट, दिस वाज द इनिशियल प्रेशर, एंड आफ्टर टाइम t प्रेशर वाज PT। तो हम मान लेते हैं कि यहां से x अमाउंट खर्च हुई, तो B का अमाउंट कितना बना 2x और C का अमाउंट कितना बना x के बराबर, ठीक है, प्रेशर के टर्म में। तो हम PT को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, टोटल प्रेशर एट टाइम t दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ C। तो इन तीनों को बच्चों यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू P नॉट माइनस x प्लस 2x प्लस x। So value of PT will be equal to P naught plus 2x। तो यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। वैल्यू ऑफ x will be equal to PT minus P naught divided by 2, ठीक है। अब चूंकि A जो है इट फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, जैसा कि आपको दे रखा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो अगर फर्स्ट ऑर्डर के एक्सप्रेशन में रखें यहां से, तो KT will be equal to ln P naught that is initial pressure upon pressure after time t। so value of हमसे क्या पूछा है, अच्छा ln 3p नॉट टाइम के साथ ग्राफ पूछा है, ठीक है। तो k will be equal to, यहां से अगर बात करें तो kt is equal to ln of p नॉट अपॉन x की वैल्यू रख दी यहां से, that is pt minus of p नॉट डिवाइड बाई 2। यहां से x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है। ये कितना हो गया, KT इज इक्वल टू दैट इज ln, अभी 2 पर आ जाएगा 2p नॉट, और ये हो जाएगा 3p नॉट माइनस ऑफ PT, ठीक है। तो पहले ऑप्शन में हमसे ग्राफ पूछा है ln 3p नॉट माइनस PT का टाइम के साथ, तो ऑब्वियसली यहाँ पे देख लेते हैं KT इज इक्वल टू, दिस कैन बी रिटन एज ln ऑफ 2p नॉट माइनस ऑफ ln 3p नॉट माइनस ऑफ PT। सो वैल्यू ऑफ, इसको यहां से थोड़ा और सही कर लेते हैं, दिस विल बी ln ऑफ 3p नॉट माइनस ऑफ PT दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ KT प्लस ln ऑफ 2p नॉट, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहां से दिख रहा है y इक्वल टू mx प्लस c की इक्वेशन है, ठीक है। तो अगर ये y इक्वल टू mx प्लस c की इक्वेशन है, तो जो स्लोप होगा इस लाइन का दैट विल बी नेगेटिव। तो ऑब्वियसली यहां से जो ग्राफ दिख रहा है वो नेगेटिव स्लोप बनाते हुए दिख रहा है टाइम के साथ। y इक्वल टू mx प्लस c की इक्वेशन है ये, तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगर t 1/3 का हम देखें a नॉट के साथ रिलेशन, तो यहां पे t 1/3 आप कैसे लिख सकते हैं, दैट इज t 1/3 इज इक्वल टू 1/k ln, दैट इज इनिशियल प्रेशर that was P naught and T 1/3 is time to become pressure of 1/3 of its initial value। यहाँ पे A नॉट के साथ बोला है, तो आप प्रेशर की जगह इनिशियल मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हैं। दिस विल बी A नॉट एंड दिस विल बी A नॉट बाई 3, सो ऑब्वियसली दिस विल बी कांस्टेंट इक्वल टू ln 3/k। सो दिस ग्राफ शुड बी ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल विद द x एक्सिस, सो ऑब्वियसली दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। आपने ये देख लिया P नॉट माइनस PT का टाइम के साथ जो ग्राफ है दैट विल नॉट बी स्ट्रेट लाइन, 3p नॉट माइनस PT का जो टाइम के साथ ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है। ऑब्वियसली रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इट ओनली डिपेंड ओवर टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट।
सो ऑब्वियसली जो रेट कांस्टेंट है अगर हम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के साथ प्लॉट करें दैट विल बी ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल विद द एक्सिस. सो आंसर विल बी ऑप्शन ए एंड डी. अगेन दिस क्वेश्चन इज अगेन जेईई एडवांस प्रॉब्लम. देखते हैं इस सवाल को. बहुत ही अपने आप में बेहतरीन सवाल था ये, जब भी जेईई ने पूछा था. एक्चुअली इस सवाल से हमें ये पता लगता है ना बच्चों कि क्या एक कोफिशिएंट की रेलेवेंस है काइनेटिक्स में. तो ये जो कोफिशिएंट वाली चीज है ना, ये जेईई बार बार पूछता है. मतलब मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार देखे हैं जहां पे उन्होंने कोफिशिएंट लगा के बच्चों को परेशान किया है. तो ये रिएक्शन दे रखी है 2x + y दैट गिव्स p. द रेट ऑफ रिएक्शन इज dp/dt. सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए कि डिफरेंशियल रेट लॉ लिखने आना चाहिए. अगर ऐसी कोई भी कोफिशिएंट वाली प्रॉब्लम आपको परेशान करे तो आपको डिफरेंशियल रेट लॉ वहां पे लिखने आना चाहिए. जैसे अगर मैं इसका डिफरेंशियल रेट लॉ लिखूं तो क्या लिखूंगा, r = d concentration of x upon dt that is equal to minus dy/dt that is equal to plus dp/dt. और चूंकि dp/dt is given that is equal to k into x. Obviously reaction is first order with respect to 1. ठीक है. अब 2 मोल x के 1 मोल y के साथ मिलाया, 1 लीटर का सोल्यूशन बनाया और ये कह रहा है कि 50 सेकेंड बाद 0.5 मोल ऑफ y is left in the reaction mixture. करेक्ट स्टेटमेंट बताओ यहां से. ठीक है. तो आपको ये रिएक्शन दे रखी है 2x + y that gives p. इसके 2 मोल थे, इसके 1 थे. ऑब्वियसली t बराबर आपको 50 सेकेंड्स के बाद बोला है कि 0.5 मोल y के बचे. आपने x और y से रिएक्शन स्टार्ट की, 0.5 बचे तो ऑब्वियसली इसके 1 बचे होंगे और ये कितना बना होगा, 0.5 मोल बना होगा. स्टोइकियोमेट्री से आप ऐसे देख सकते हैं कि अगर ये 0.5 रिएक्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली x 1 रिएक्ट करेगा. ठीक है. बची अमाउंट कितनी होगी, 1 और ये कितना बनेगा, 0.5 के बराबर. अब रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन पूछा है. तो अगर आपको रेट कांस्टेंट रिएक्शन का निकालना है, ऑब्वियसली आप देख रहे हैं यहां से रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है. अगर इनको मैं अगर मिला लूं तो मुझे क्या मिलेगा एक्सप्रेशन, दैट इज इसका जो इफेक्टिव रेट कांस्टेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू 2k. आप यहां से देख सकते हैं. अगर इन दोनों को क्लब कर लें तो ln of x0/xt दैट इज इक्वल टू 2kt. ये इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन आएगा. तो इफेक्टिव रेट कांस्टेंट विल बी 2k दैट इज इक्वल टू ln2 डिवाइड बाय t हाफ. ठीक है. और हाफ लाइफ आपको यहां से दिख रही है कि हाफ लाइफ इज 50 सेकेंड, क्योंकि आफ्टर 50 सेकेंड अमाउंट ऑफ बोथ x एंड y बिकम हाफ. ठीक है. तो यहां से ऑब्वियसली दिस इज करेक्ट आंसर. हाफ लाइफ ऑफ x इज 50 सेकेंड. अब अगर k की बात करें तो k निकालना है हमें. k कैसे निकालेंगे, ln2 डिवाइड बाई 2t हाफ एंड t हाफ इज 50. ln2 इज 0.693 डिवाइड बाई 100. सो दिस विल बी इक्वल टू 6.93 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड इनवर्स. तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया. अब कह रहा है 50 सेकेंड के बाद रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ x, तो -dx/dt क्या लिख सकते हैं, 2k इंटू x. अगर सी ऑप्शन की बात करें तो -dx/dt दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x. वैल्यू ऑफ k इज 6.93 इंटू 10 की पावर -3 एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x इज 1 मोलर. सो दिस विल बी इक्वल टू 13.86 into 10 की पावर -3 मोलर पर सेकेंड. दिस इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ x एट टाइम t इज इक्वल टू 50 सेकेंड. 100 सेकेंड पे y का पूछा है तो y का रेट ऑफ डिसअपियरेंस आप क्या लिख रहे हैं, -dy/dt दैट इज इक्वल टू k टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x. और अगर हम 100 सेकेंड पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x की बात करें तो ऑब्वियसली दिस विल बी आफ्टर 50 सेकेंड इट इज 1 मोलर. अनदर हाफ लाइफ बाद ये 0.5 रह जाएगा. तो हमें अगर -dy/dt देखें तो इट विल बी इक्वल टू k इंटू x. वैल्यू ऑफ k हमें पता है ऑलरेडी, दैट इज 6.93 इंटू 10 की पावर -3 एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x इज 0.5 मोलर. तो ये आपका हो जाएगा, अगर मैं हाफ से इसको डिवाइड कर दूं और ये हो जाएगा 3.465 into 10 की पावर -3 मोलर पर सेकेंड. What is option given? 3.46 10 raised to power -3. Obviously option C and D are correct one.
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन ये कोफिशिएंट रिलेटेड प्रॉब्लम है। रेट ऑफ रिएक्शन को लिखा हुआ इन्होंने R इज इक्वल टू, यहाँ पे एक K भी होना चाहिए, कांस्टेंट मिसिंग है, K concentration of A का क्यूब into B की पावर -2. Obviously this is first order reaction. Overall order of reaction is 1. Reaction will occur in a single step. ये तो obviously wrong statement है। अगर हम बात करें तो sum of coefficient is 2 + 3 that is equal to 5। और कभी भी यूनिमोलिक कभी भी अगर देखा जाए तो एक सिंपल रिएक्शन जो है उसकी मोलिकुलरिटी 5 नहीं हो सकती। ऑब्वियसली दिस इज नॉट ए सिंपल रिएक्शन, दिस इज एग्जांपल ऑफ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट, और हमें यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शंस ही बताने हैं। अगर आपने ए और बी दोनों के कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया, रेट विल इंक्रीज टू डबल द ओरिजिनल वैल्यू। ऑब्वियसली दिस विल बिकम 8 टाइम एंड दिस विल बिकम 1/4। तो 8 × 1/4 ऑब्वियसली जो रिएक्शन रेट होगा नई कंडीशन में वो डबल हो जाएगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट है हमारा, ठीक है। कह रहा है बी को लार्ज क्वांटिटी में ले लें ए के कंपैरिजन में, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली डिपेंडेंट टू क्यूब ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अगर आपने बी को एक्सेस में ले लिया तो ऑब्वियसली रेट विल डिपेंड ऑन ए ओनली, ठीक है। और ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, आपको ये पता है कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन पावर n-1। सो दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू n की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 1/A0 के स्क्वायर के, नॉट क्यूब के, ठीक है। सवाल में इन्होंने ये बोला है हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड टू क्यूब ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, जो कि अपने आप में रॉन्ग है। इफ बोथ ए एंड बी आर टेकन इन इक्वल कॉन्सेंट्रेशन देन हाफ लाइफ विल डिपेंडेंट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन, ये भी गलत ऑप्शन है। अगर आपको हाफ लाइफ को कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कराना है, ऑब्वियसली अगर आप इसको ए ले लें इसको बी ले लें और या इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में ले लें तो अगेन इट विल डिपेंड ऑन स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। अगर आपने ए लिया तो दिस विल बी A-2x, दिस विल बी A-3x, तो दोनों को हाफ होने में जो टाइम लगेगा वो डिफरेंट लगेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है। अच्छा डिपेंडेंट बोला है, डिपेंडेंट बोला है तो बच्चों ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो अगर देखें यहाँ पे तो करेक्ट ऑप्शंस जो हैं दैट इज बी एंड डी। क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछा है तो आंसर शुड बी ए एंड सी ऑप्शन। कह रहे हैं कि कूलिंग ऑफ ए हॉट बॉडी टू रूम टेम्परेचर फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। In this case, however, the unit that is changing is temperature, not molarity. If the rate constant is given, obviously this is first order reaction. यहाँ पे आपको यूनिट से भी पता लग रहा है, सेकेंड इनवर्स दे रखा है, तो आपसे ये बोला है कि टाइम बताओ, ठीक है। तो अगर हमें K पता है तो ऑब्वियसली टाइम निकालने का क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का ln, दिस विल बी इनिशियल टेम्परेचर एंड दिस विल बी द फाइनल टेम्परेचर। ये फॉर्मूला रख के हम टाइम यहाँ से निकाल लेंगे। जैसा कि पहले ऑप्शन को अगर आप चेक करना चाहें तो 1/0.04 ln द इनिशियल टेम्परेचर इज 323। तो अगर मैं इसमें 273 ऐड कर दूं तो दिस विल बी इक्वल टू 600 केल्विन, और ये कितना हो जाएगा 25 डिग्री, दैट इज 298, ठीक है। इसको हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इस तरीके से हम इन चारों प्रॉब्लम्स को, चारों ऑप्शंस को 1 by 1 करके चेक कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपको टेम्परेचर यहाँ पे केल्विन स्केल में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सिंपल प्रॉब्लम है, जस्ट फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज करना है। पैराग्राफ पे आते हैं। काइनेटिक्स ऑफ एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर करा रहे हैं एंड द रेट ऑफ दिस रिएक्शन कैन बी रिटन एज R is equal to K, that is concentration of H plus, that is catalyst here, into concentration of water into concentration of ester। आपने ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। K की वैल्यू गिवन है 1.8 into 10⁻³ H plus आयन इज गिवन बाय एसिड कैटलिस्ट। हमें ये पता है कि एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शन। अब ये कहा है कि आपने 1 मोलर एस्टर से रिएक्शन स्टार्ट की एंड द कंसेंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट वाज 0.1 मोलर HCl। कह रहा है वो टाइम बताओ जिसमें कॉन्सेंट्रेशन घट के 0.25 हो जाए, वो टाइम हमें यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। 0.1 मोलर हमने स्टार्टिंग HCl ले रखा है
और ये बोला है डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर इज 1 ग्राम पर एमएल। तो यहां से बच्चों ये पता लग गया कि प्योर वाटर की अगर डेंसिटी 1 ग्राम पर एमएल है तो हमारी मोलैरिटी कितनी आ जाएगी 55.55। एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ के हियर 1.8 into 10⁻³ H plus concentration is 0.1 मोलर। प्योर वाटर की मोलैरिटी 55.55 है। तो यहां से हम इस स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो इफेक्टिव के डैश हो जाएगा इसका नया रेट कांस्टेंट हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू, अगर 1.8 को 55.55 से मल्टीप्लाई कर लें, 1.8 मल्टीप्लाई बाई 55.55 दैट इज 100। ठीक है, तो यहां से 100 इंटू 10 की पावर -4 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर। तो जो नया रेट कांस्टेंट आया, सॉरी जो हमारा नया रेट कांस्टेंट आ गया वो कितना आ गया 10 की पावर -2 दैट इज 0.01। ठीक है, पर सेकेंड, क्योंकि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब ये बोला है कि कितने टाइम बाद एस्टर का कंसंट्रेशन 0.25 हो जाएगा, यानी 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 होने में हमें पता है कि 2 हाफ लाइफ लगती हैं, तो यहां से हम इसकी हाफ लाइफ निकाल लेते हैं। हाफ लाइफ विल बी इक्वल टू टी हाफ इज इक्वल टू ln2 डिवाइड बाई के डैश। और चूंकि हमें t 75% निकालना है, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, दैट इज 2 ln2 की वैल्यू दे रखी है 0.7 डिवाइड बाई दिस इज 0.01 इंटू 2 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ थी ln2 बाई के डैश वॉज 0.01। ठीक है, पहले ही मल्टीप्लाई कर रखा है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, इसको देखें तो 17 into 2 ये 142 विल बी द आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से अटेम्प्ट कर लेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है रिएक्शन मिक्सचर इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट स्टैंडर्ड NaOH। अच्छा, इसी क्वेश्चन का पार्ट है ये, है ना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है काइनेटिक्स ऑफ एस्टर है, उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको एक एक्सप्रेशन डेराइव कर रखा होगा K इज इक्वल टू 1/T ln ऑफ इनिशियली 10 ml ऑफ NaOH वाज रिक्वायर्ड आफ्टर लॉन्ग टाइम 100 ml ln V infinity माइनस V नॉट अपॉन V infinity माइनस ऑफ VT। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन से हम K की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो K कैन बी रिटन एज, अगर बात करें इनिशियली 10 ml था, V नॉट वॉज 10 ml। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ NaOH बताना है हमें, K की वैल्यू पता चल चुकी है 0.01। ठीक है, V इनफाइनाइट इज 100 ml। हमें इस क्वेश्चन में VT की वैल्यू फाइंड करनी है। K की वैल्यू जैसे कि आप निकाल चुके हैं 0.01 सेकेंड इनवर्स, ये डेटा हमें दे रखा है। ठीक है, वैल्यू ऑफ K इज 0.01, टाइम इज 230.3 ln ऑफ V infinity is 100 minus 10 डिवाइड बाई 100 माइनस VT, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो ये ऑब्वियसली 2.303 हो जाएगा, 2.303 दैट इज इक्वल टू ln ऑफ 90 अपॉन 100 माइनस VT की वैल्यू निकालनी है। इसको आपको पता ही है, दिस इज ln 10 ln ऑफ 90 डिवाइड बाई 100 माइनस VT। दोनों वैल्यूज को यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो 10 शुड बी इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 1000, इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर लो, तो ये कितना हो गया 100 माइनस VT इज इक्वल टू 9। सो वैल्यू ऑफ VT शुड बी इक्वल टू 91 ml। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर शुड बी ऑप्शन ए।
चलिए अगले सवाल पे आते हैं। ये अगेन पैराग्राफ है, रिएक्शन ए टू बी, टेम्परेचर T1, एक्टिवेशन एनर्जी E1, रेट कांस्टेंट वाज K1। ये रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट हो रही है और ये सेम रिएक्शन हो रही है विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, T1 T2 टेम्परेचर है, T1 T2 टेम्परेचर है, एक्टिवेशन एनर्जी चारों की अलग अलग है, K1 K2 K3 K4 रेट कांस्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो द सेट 1 इस सेट की बात की है। ठीक है, इफ T1 इज ग्रेटर देन T2, अगर टेम्परेचर बढ़ाया T1 को, सेम रिएक्शन है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो ऑब्वियसली आर्हेनियस इक्वेशन से रेट कांस्टेंट इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो अगर आपने कोई भी किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन ले रखी है, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो तो ऑब्वियसली जो रेट कांस्टेंट है रिएक्शन का वो बढ़ेगा। K1 जो है वो हमेशा बढ़ेगा K2 से, चाहे वो किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन हो, चाहे वो एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो, डेल्टा H वैल्यू पे इस बात का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सेट 1 अगर हम बात करें, टेम्परेचर का इफेक्ट इन्होंने पूछा एक्टिवेशन एनर्जी पे, तो बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा कि जो टेम्परेचर है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कहीं से भी अफेक्ट नहीं करता। ठीक है, तो दोनों केस में अगर हम अलग अलग टेम्परेचर पे देखें तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जो होगी वो हमेशा हमें सेम मिलेगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट। अगर आपने 1 और 2 को कंपेयर किया, K4 इज ग्रेटर देन K3 एंड K2 इज ग्रेटर देन K1। ठीक है, मैंने कि जैसा आपको बताया कि रिएक्शन का एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक होने का कोई इंपैक्ट नहीं होता। अगर टेम्परेचर आपने सेकेंड टेम्परेचर ज्यादा रखा तो ऑब्वियसली रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, जो K2 होगा वो बड़ा होगा K1 से और K4 बड़ा होगा K3 से। K2 बड़ा होगा K1 से और K4 बड़ा होगा K3 से। बिल्कुल सही है, तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट है यहाँ पे। इस बात से डिपेंड नहीं करता कि रिएक्शन इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे दोनों टाइप के रिएक्शन, चाहे वो एंडोथर्मिक हो या एक्सोथर्मिक हो, दोनों रिएक्शन के रेट कांस्टेंट इंक्रीज करते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे आते हैं। इफ दिस ये भी जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, ए हाइड्रोजनेशन रिएक्शन इज कैरीड out at 500 Kelvin. If the same reaction carried out in presence of catalyst, the temperature required is 400 Kelvin. ठीक है, सेम रेट से रिएक्शन हो रही है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में भी और कैटलिस्ट की एब्सेंस में भी। ठीक है, तो पहले आपने 500 केल्विन पे कराई रिएक्शन को और बाद में आप कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन को करा रहे हो। ओके, सेम रेट से हो रही है रिएक्शन, कैटलिस्ट की एब्सेंस में भी और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में भी। फॉर्मूला इज A माइनस RT1। ऑब्वियसली आपको पता है कैटलिस्ट रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर देता है, रिएक्शन को एक नए पाथ से प्रोसीड कराता है। ठीक है, तो यहां से अगर दोनों को कंपेयर कर लें तो हमें क्या मिलेगा, EA1 डिवाइड बाई RT1, या R दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, EA1 डिवाइड बाई T1 दैट इज इक्वल टू EA2 डिवाइड बाई T2। तो पहले रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी अगर अपन EA मान लें एंड द टेम्परेचर वाज 500 केल्विन, बाद में कैटलिस्ट ने एक्टिवेशन एनर्जी को 20 से कम कर दिया, सॉरी दिस वाज 20, नई एक्टिवेशन एनर्जी वाज EA माइनस 20 एंड द टेम्परेचर वाज 400। ठीक है, अब इससे हमें एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये कितना हो जाएगा, 4EA दैट इज इक्वल टू 5EA माइनस ऑफ 100, तो वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी कितनी आ जाएगी, 100 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी जेईई एडवांस का सवाल है। द रेट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, इनिशियल रेट दे रखा है टाइम 10 मिनट के बाद और 20 मिनट के बाद दे रखा है हाफ लाइफ निकालनी है, तो ऑब्वियसली आप यहां से ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ln ऑफ R0 डिवाइड बाई RT। ठीक है, हाफ लाइफ निकालनी है, के निकाल लो आप, सबसे पहले इसको ऐसे लिख लेना, ln ऑफ इनिशियल रेट वाज, इस टाइम इंटरवल को आप T2 माइनस T1 लिख सकते हो या इसी को इनिशियल टाइम मान सकते हो। तो इनिशियल रेट वाज 0.04 एंड द फाइनल वाज 0.03 और इस दौरान टाइम कितना लगा, 10 मिनट का, तो टाइम T की वैल्यू कितनी हो गई, 10 मिनट्स। यहां से आप के निकाल लेना, जब के मिल जाएगा आपको तो यहां से हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की आ जाएगी
टी हाफ दैट इज इक्वल टू ln2 डिवाइड बाई k। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपको रिएक्शन दे रखी है और आप देखिए यहाँ पे कि इनिशियल प्रेशर जो था x का टाइम t इज इक्वल टू 0 पे दिस वाज 800 और अगर एक x का प्रेशर देखें तो 100 मिनट्स बाद कितना हो गया, हाफ हो गया। और वापस से प्रेशर को हाफ होने में हम देख रहे हैं कितना टाइम लग रहा है, सेम टाइम लग रहा है, 100 मिनट लग रहा है। तो यानी हाफ लाइफ जो है वो इनिशियल प्रेशर ऑफ x पे डिपेंड नहीं कर रही। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन शुड बी इक्वल टू 1। पहले क्वेश्चन में आपसे ऑर्डर पूछा है, अगले क्वेश्चन में रेट कांस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू x पूछा है। तो रेट कांस्टेंट x के रेस्पेक्ट में कैसे निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू ln2 डिवाइड बाई t हाफ एंड t हाफ इज 100। सो दिस विल बी इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई 100। तो ये कितना हो जाएगा 6.93 इंटू 10 की पावर -3 मिनट इनवर्स। 75% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, तो जैसा कि 2 हाफ लाइफ के बराबर लग रहा है। ठीक है, अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में बात करें तो 75% कंप्लीशन कितना लेता है, 2 हाफ लाइफ के बराबर लेता है। और हाफ लाइफ हमारी कितनी दे रखी है, 100 मिनट्स दे रखी है। तो ये कितना हो जाएगा, 200 मिनट हो जाएगा। कह रहा है x का प्रेशर अगर 700 हो जाए तो टोटल प्रेशर कितना होगा। देख लीजिए, अगर ये 700 हो जाए इसका मतलब यहां से 100 कम हुआ। अगर ये 100 कम हुआ तो ये कितना बना होगा, 3 इंटू 100 डिवाइड बाई 2 और ये 100 ही बना होगा। सो फाइनल विल बी, दिस विल बी 700 और ये कितना हो जाएगा 150 और ये कितना हो जाएगा 100। सो द फाइनल प्रेशर विल बी इक्वल टू 700 प्लस 150 प्लस 100 दैट इज 950। ये फाइनल प्रेशर आ जाएगा 950 mm ऑफ Hg। ठीक है, अगेन ये यही प्रॉब्लम था पुराना। An organic compound undergo first order decomposition, time taken for its decomposition to 1/8 of its initial concentration। तो T 1/8 कितना है बच्चों, that is 1 upon, हाँ, what is the value of T 1/8, that is 1/k ln, स्टार्टिंग अगर 1 मान ले तो फाइनल विल बिकम 1/8 दैट इज इक्वल टू ln 8 डिवाइड बाई k। सिमिलरली t 1/10 दे रखा है, सो t 1/10 कैन बी रिटन एज 1 अपॉन k ln, स्टार्टिंग वाज 1 एंड फाइनल वाज 1/10, सो दिस वाज ln 10/k। अब ये रेशियो पूछा है और इसको बोला है 10 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें t 1/8 डिवाइड बाई टी 1/10, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ln 8 बाई ln 10, इसको log 8 डिवाइड बाई log 10 भी कह सकते हैं। ठीक है, कॉमन फैक्टर 2.303 कैंसिल आउट हो जाएगा और इस वैल्यू को बोला है कि 10 से मल्टीप्लाई करके लिखो। ठीक है, log 8 is 3 log 2 and log 2 is 0.30 into 10, log 10 is 1, so answer should be 0.90 into 10, answer should be 9 here। 9 आपका यहां से आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रेट कांस्टेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ रिएक्शन इज 0.693 सेकेंड इनवर्स। दिस इज रेट कांस्टेंट के। कह रहा टाइम बताओ जिसमें 93.75% हाइड्रोलिसिस हो जाए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए T ऑफ 93.75% इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स हाफ लाइफ। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ लाइफ इज गिवन। ठीक है, हाफ लाइफ नहीं दे रखी। ओके, निकाल लेते हैं ln2 बाई k से, ln2 डिवाइड बाई 0.693, ऑब्वियसली ln2 इज 0.693, सो आंसर विल बी 4 सेकेंड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, A से बन रहा है B एक्वस प्लस C एक्वस। टाइम दे रखा है 3 मिनट एंड 6 मिनट। ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है साथ में। कह रहा है हाफ लाइफ बताओ A की जब B ऑप्टिकली एक्टिव हो केवल। ओके, ठीक है, अगर आपने यहां से लिखा A फॉर्म B प्लस C, तो आप देखो अगर आप इनिशियली A लेते हो, ठीक है, टाइम t बराबर 0 पे,
टाइम टी पे कितना हुआ a माइनस एक्स, ये कितना बना x। अब हमें यहाँ पे देखना है ये, ठीक है, ये जो अमाउंट फॉर्म हो रही है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो अमाउंट बन रही है b की, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो अगर आप यहां से देखिए इनिशियल रोटेशन की बात करें, इसको रोटेशन के टर्म में लिख लें यहाँ पे a फॉर्म b प्लस सी। अगर मैं रोटेशन को लिख लूं तो पहला रोटेशन कितना है, दिस वॉज टाइम t बराबर 3 मिनट पे कुछ रोटेशन दे रखा है मुझे 1 डिग्री b की वजह से, ठीक है, और टाइम 6 मिनट पे ऑब्वियसली ये कुछ खर्च हुआ होगा, a जो है कुछ खर्च हुआ होगा, इससे करस्पॉन्डिंग b बना होगा। a का जितना अमाउंट खर्च हुआ उतना ही b का अमाउंट बना होगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग रोटेशन 1 डिग्री आ रहा है, और 6 मिनट के करस्पॉन्डिंग जब a खर्च हुआ तो ये रोटेशन आ रहा है 1.5 डिग्री। तो ऑब्वियसली ये 0.5 डिग्री के करस्पॉन्डिंग खर्च हुआ होगा, तब ये 0.5 डिग्री डेवलप हुआ होगा। तो आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर ये 1 डिग्री से 1.5 डिग्री बना, ठीक है, यानी 0.5 डिग्री और बढ़ के आ रहा है, तो ये 0.5 डिग्री कितने मिनट में बना, 3 मिनट में, ठीक है, यानी इसका जो हाफ अमाउंट है इनिशियल का, वो डेवलप होने में कितना मिनट लग रहा है, 3 मिनट लग रहा है। सो ऑब्वियसली जो हाफ लाइफ होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए सॉल्यूशन की, वो 3 मिनट होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एन एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ HCl. Small but same amount of sample were taken at different instant and were titrated against NaOH. ये हमसे एक डेटा दे रखा है, हर बार हमने सेम मोलरिटी का एस्टर लिया और सेम अमाउंट HCl की मिलाई और उसको NaOH के अगेंस्ट टाइट्रेट किया और ये हमें डेटा मिला। 6 मोलर एस्टर लिया इन्होंने। फाइंड द वैल्यू ऑफ ABCD वेयर AB इज हाफ लाइफ ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ठीक है, हाफ लाइफ निकालनी है तो ऑब्वियसली हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, K इज इक्वल टू 1/T ln V इनफाइनाइट माइनस ऑफ V नॉट डिवाइड बाई V इनफाइनाइट माइनस ऑफ VT। ठीक है, और टाइम कितना दे रखा है 120 सेकेंड, तो यहां से टाइम 120 रखा, सॉरी V इनफाइनाइट इज 60 माइनस ऑफ V नॉट इज 20 डिवाइड बाई 60 माइनस ऑफ 55। ठीक है, तो ये K की वैल्यू यहां से आ जाएगी 1/20 ln ऑफ 40 डिवाइड बाई 5 यानी ln ऑफ 8। तो ये कितना हो जाएगा 3 ln 2 डिवाइड बाई 40, सॉरी ln 2 डिवाइड बाई 40 आ जाएगा यहां से। तो अगर मैं K को कंपेयर कर लूं ln 2 बाई T हाफ से, तो इस रिएक्शन की हाफ लाइफ कितनी आ गई, T हाफ विल बी 40। तो यहां से हमें ये पता लग गया कि जो हाफ लाइफ आ गई रिएक्शन की दैट इज 40 सेकेंड, ये तो पता लग गया। ये तो AB की वैल्यू आ गई। CD बोला है कि दैट इज मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl टेकन इन द एक्सपेरिमेंट। तो HCl का काम क्या है यहाँ पे, HCl जो है दैट इज बीइंग न्यूट्रलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ NaOH सॉल्यूशन। HCl का न्यूट्रलाइजेशन जो है वो NaOH से के थ्रू हो रहा है। अगर मैं NaOH की मोलरिटी को कुछ मान लूं, और ठीक है HCl के बारे में, ठीक है, अगर HCl की मोलरिटी पूछा है, अगर HCl की मोलरिटी को M मान लूं और सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो कि हर बार हमने सेम लिया है दैट इज V, तो अगर इनिशियली मैं देखूं कितना लगा, ये बेसिकली HCl जो है वो NaOH के थ्रू न्यूट्रलाइज हो रहा है, तो 20 ml लगा। मोलरिटी NaOH की कुछ मान लेता हूं, मान लिया M1 था, दैट वाज इक्वेशन नंबर 1। अगर रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद देखूं तो ये 60 ml NaOH लग रहा है। तो ये 60 ml ने किया क्या होगा, एक तो यहां से एसिटिक एसिड फॉर्म हुआ होगा, ठीक है, एसिटिक एसिड अगर रिएक्शन कंप्लीट हो रही है तो ऑब्वियसली 6 मोलर के ही करस्पॉन्डिंग बना होगा, और दूसरा सारा का सारा जो एसिड HCl वो भी न्यूट्रलाइज हो रहा होगा NaOH के थ्रू। अब मैंने एसिड के मोल्स मान लिए HCl के जो कि हर एक्सपेरिमेंट में सेम थे, दैट वाज M into V, और मोलरिटी एसिटिक एसिड की आई होगी 6 इंटू वॉल्यूम वाज V, दिस इज 20 इंटू, सॉरी वॉल्यूम कितना लगा था यहाँ पे 60 लगा था, ये वॉल्यूम कितना था 60 इंटू M1, इन दोनों को हम डिवाइड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, V ऑब्वियसली कैंसिल आउट हो जाएगा, M डिवाइड बाई M प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो 3M इज इक्वल टू M प्लस 6
2m इज इक्वल टू 6, वैल्यू ऑफ m विल बी 3। तो यहां से अगर कॉन्सेंट्रेशन देखें HCl का तो वो कितना आ जाएगा, ZD के फॉर्म में लिखा है यानी 0.3 हमें लिखना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है H2O2 डिकम्पोज हो रहा है एक एक्वस सॉल्यूशन में, H2O दे रहा है और ऑक्सीजन गैस। H2O2 का डिकम्पोजिशन हो रहा है एंड इट गिव्स H2O along with half O2। ये रिएक्शन है, ठीक है। रेट कांस्टेंट दे रखा है, वैल्यू ऑफ K इज 2 into 10 raised power -2 second inverse। Calculate the amount of heat liberated per second initially from 0.5 liter of 2 molar H2O2। तो बेसिकली इसके इनिशियल मोल्स कितने हो गए, 1 मोल हो गया H2O2 के, ठीक है। कह रहा है 1 सेकेंड में कितनी हीट लिबरेट होगी, तो अगर 1 सेकेंड में जितने मोल H2O2 के रिएक्ट करेंगे उतनी हीट लिबरेट होगी। भाई आप देखिए 1 मोल रिएक्ट कर रहा है तो 100 किलो जूल हीट लिबरेट हो रही है, तो हम मान लेते हैं यहाँ से x मोल रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके कितने मोल बचे, 1 माइनस x के बराबर। तो यहां से फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के एक्सप्रेशन लगा लेंगे, kT बराबर ln ऑफ इनिशियल अपॉन रिमेनिंग। k की वैल्यू पता ही है और 1 सेकेंड में चूंकि फाइंड करना है, टाइम t इज 1, ln 1 अपॉन 1 माइनस x। तो बच्चों यहां से x निकाल लेंगे और x की वैल्यू जब आ जाएगी तो हम उसको क्या करेंगे 100 किलो जूल पर मोल से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड हमें पता लग जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जस्ट थोड़ी सी कैलकुलेशन करके x की वैल्यू फाइंड करना है और जो भी x की वैल्यू आए उसको 100 से मल्टीप्लाई करके अमाउंट ऑफ हीट कैलकुलेट कर लेंगे। वापस से यही एडवांस का ही क्वेश्चन है, ठीक है। इन्होंने 3 रिएक्टेंट का एक डेटा दे रखा है और स्टार्टिंग अमाउंट ऑफ तीनों की रिएक्टेंट की बता रखी है, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है। इन्होंने ये बोला है कि द रेट ऑफ रिएक्शन बताओ जब A का कॉन्सेंट्रेशन, B का कॉन्सेंट्रेशन, C का रिएक्शन इतना हो तो आप उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करो। तो ऑब्वियसली सबके करस्पॉन्डिंग सबसे पहले हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करना होगा। तो देखिए तो बहुत आसान है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना। आप देखो यहाँ से इस एक्सपेरिमेंट में A फिक्स कर लिया, C फिक्स कर लिया, B को डबल किया, रेट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, यानी ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू B इज 0। मैं इस रिएक्शन को ऐसे लिख सकता हूं कि B की पावर Y एंड C की पावर Z। तो ऑब्वियसली Y इज इक्वल टू 0। आपको यहीं से डेटा से दिख रहा है ये कि अगर आपने A को फिक्स कर लिया, C को फिक्स कर लिया, Y को डबल करने पे भी रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई चेंज नहीं आ रहा, यानी कि B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 0, ठीक है। अब आते हैं फर्स्ट और थर्ड एक्सपेरिमेंट में। A फिक्स है, B फिक्स है, C को डबल किया एंड रेट ऑफ रिएक्शन बिकम ट्वाइस, तो ऑब्वियसली ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू C इज 1, तो Z की वैल्यू कितनी आ गई, 1 के बराबर, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं हम किन एक्सपेरिमेंट में हमें A को देखना है, यानी A को चेंज करना है और B और C को फिक्स रखना है। तो सेकेंड और फोर्थ एक्सपेरिमेंट में आइए, ठीक है। पॉइंट नहीं, B इसमें बदल रहा है, एक काम करते हैं, हालांकि B के बदलने से रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई चेंज नहीं आना, तो B को तो आप इग्नोर ही कर सकते हो। A को 2/3 टाइम्स किया, C को फिक्स किया, अगेन रेट बिकम 2/3 टाइम्स, आप देख सकते हो यहाँ पे इन दोनों एक्सपेरिमेंट में। तो यहां पे हमें ये पता लगा कि A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1, ठीक है। अब इस डेटा से किसी भी टाइम पे हम ठीक है, अब हमसे ये पूछा है कि व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन जब A और C का इतना कॉन्सेंट्रेशन हो, ठीक है। आप कोई भी एक्सपेरिमेंट पकड़ लो, जैसे हमें रेट निकालना है तो इसको क्या लिख सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर 1, C की पावर 1, ये रेट की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्सपेरिमेंट 1 से अगर K देखें, A की वैल्यू कितनी थी, 0.2, 0.1 थी, ठीक है। चलिए इसमें पहले हम देख लेते हैं, ये जो रेट निकालना है उस टाइम के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कितना दे रखा है, 0.15 और C भी 0.15 है, ओके। C भी 0.15 है, एक मिनट, ये रेट हमें फाइंड करना है। पहले एक्सपेरिमेंट से रेट क्या था, दैट इज के A was 0.2 and C was 0.1 and rate was 6 into 10 की पावर -5. Rate was 6 into 10 raised power -5.
6 इंटू 10 की पावर -5, ए वॉज 0.2 एंड सी वॉज, सी कितना था, 0.1 था। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर दो आप, सिंपल है, ये विल कैंसिल आउट, रेट कितना आ जाएगा, ये कितना हो गया, दिस इज 3/4 एंड दिस इज 3/2 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, हाँ थोड़ी कैलकुलेशन है, 27/4, 27/4 कितना हो जाएगा, 27 डिवाइड बाई 4, 6.75 इंटू 10 की पावर -5। किस फॉर्म में लिखना है, 6.75, ओके इसी फॉर्म में लिखना है, यही y की वैल्यू है। ठीक है, तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, 6.75। ये हमारा रेट हो जाएगा मोलर यूनिट क्या टाइम की, सेकेंड, मोलर पर सेकेंड, ये हमें रेट आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन दे रखी है, क्लोज सिलेंडर में हो रही है अंडर आइसोथर्मल आइसोकोरिक कंडीशन, यानी अगर यहां से आइसोथर्मल यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है एंड वॉल्यूम इज फिक्स, ऑब्वियसली प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू, प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होगा, नंबर ऑफ मोल्स के। तो यहां से देखें, अगर 2N2O5 ये रिएक्शन हो रही है, यहां बना 2N2O4, गैस फेज रिएक्शन थी +O2, इनिशियल प्रेशर वाज 1 और एक सर्टेन टाइम के बाद ये प्रेशर हो गया सिलेंडर का 1.45। ठीक है, और टाइम कितना था, इस रेट कांस्टेंट किए दे रखा है। ठीक है, तो अगर 1 से हम 2p कम करें, टाइम हमें दे रखा है कुछ सर्टेन टाइम है, कितना टाइम है, दैट इज y इंटू 10⁻3। ठीक है, टाइम t मान लो इसको आप, ये इनिशियल था, तो ये कितना बना 2p और ये कितना बना p। ठीक है, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज, अगेन देखिए यहाँ कोफिशिएंट का रोल है, क्योंकि इस रिएक्शन का काइनेटिक्स आप ऐसे लिखोगे 2kT बराबर ln ऑफ 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 2p, ऐसे लिखेंगे आप, क्योंकि कोफिशिएंट यहाँ पे रिएक्टेंट का कितना है, 2 है। तो ठीक है, वैल्यू रख लेते हैं। अच्छा, टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा यहाँ से, P टोटल इज इक्वल टू 1 माइनस 2p प्लस 2p प्लस p, दिस इज 1 प्लस p और ये 1.45 दे रखा है, 1 प्लस p दैट इज इक्वल टू 1.45। ठीक है, तो ऑब्वियसली वैल्यू ऑफ p कितनी हो गई, 0.45। ठीक है, अब फॉर्मूला रख लेते हैं, 2kT इज इक्वल टू ln 1/1 माइनस 2p, k की वैल्यू कितनी थी हमारी, 5 इंटू 10⁻⁻4, टाइम t हमें बताना है ln 1/1 माइनस 2p, ये 0.9 हो गया, तो दिस विल बी ln 10। ठीक है, तो यहां से t की वैल्यू निकालें अगर, तो t बराबर ln ऑफ 10 डिवाइड बाई 10 की पावर -3, कितना हो जाएगा, ln 10 इज 2.303 इंटू 10 की पावर 3 सेकेंड। ठीक है, तो हमें बताना क्या है, टाइम बताना है 10 की पावर 3। ओके, ये देखिए 10 की पावर 3 है, y की वैल्यू बतानी है, तो ये y जो है वो इसका कोफिशिएंट है, ये कितना हो गया 2.303, और आई थिंक क्वेश्चन के अंदर अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक ही पूछा होगा सवाल में, इसीलिए आंसर 2.303 गिवन है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं, Tx is the amount represent time required for a fraction x to be reacted during a reaction involving only one reactant। कॉलम 1 को कॉलम 2 से हमें यहाँ पे मैच कराना है। ठीक है, अगर यहाँ पे इसको देखें, ठीक है, t 1/8 अगर 5 मिनट है, अगर आपने सपोज 1 से रिएक्शन को स्टार्ट किया, हाफ होने में कितना टाइम लग रहा है, 5 मिनट लग रहा है। ठीक है, अब 1/4 यानी 3/4 रिएक्ट करने में लगने वाला टाइम 15 मिनट लिखा, तो ऑब्वियसली ये टाइम कितना लगा, 10 मिनट। तो आप देख रहे हो कि स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन को हाफ करने में जो हाफ लाइफ है वो डबल हो रही है।
ठीक है। तो टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, ये कब होता है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है। सो ऑब्वियसली दिस इज केस ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अगर इस ऑप्शन को देखो आप, ये तो पहले केस की बात हो गई पी की, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। अगर क्यू की बात करूं, अगर मैं जीरो ऑर्डर मान के अगर इसको सॉल्व करूं, टी 1/8 अपॉन टी 1/4 निकाल लो, तो ये होता है ए नॉट माइनस ए टी अपॉन के, यानी अमाउंट ऑफ ए रिएक्टेड, सॉरी रिमेनिंग डिवाइड बाई के। रिमेनिंग अमाउंट कितनी हो गई यहां से? अब देखिए 1/8 रिएक्ट कर गया, ठीक है, यहां से अमाउंट 1/8 रिएक्ट कर गया, तो ए नॉट माइनस ए टी, के की वैल्यू होती है ए नॉट माइनस ए टी अपॉन टी। ये एक्सप्रेशन जीरो ऑर्डर का होता है। दिस इज इनिशियल अमाउंट, दिस इज फाइनल अमाउंट। तो ए नॉट माइनस ए टी इज अमाउंट रिएक्टेड, तो अमाउंट रिएक्टेड कितना हो गया? 1/8। सेकेंड केस में कितना हो गया? 1/4। ऑब्वियसली दिस रेशियो इज 1/2। तो आपको ये दिख रहा होगा कि टी 1/4 is twice of t 1/8, so this is case of zero order. अगर t 3/4 और t 7/8 को हम इसको फर्स्ट ऑर्डर मान के अगर सॉल्व करें, तो फर्स्ट ऑर्डर अगर आप मान के इसको सॉल्व करोगे, t 3/4 डिवाइड बाई t 7/8, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अमाउंट ln इनिशियल वॉज 1 मान लिया आपने, फाइनल विल बिकम 1/4। इस केस में फाइनल कितना हो जाएगा? 1/8। तो ये रेशियो कितना आ जाएगा? ln4 डिवाइड बाई ln8। अगर यहां से इसको लिख लो 2ln2 और इसको लिख लो 3ln2, तो ये रेशियो कितना हो जाएगा? 2/3 का। तो ऑब्वियसली ये रेशियो में 2/3 का दिख रहा है t 3/4 का t 7/8 के साथ। तो दिस इज केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो अगर बात करें ए का जीरो ऑर्डर का एग्जांपल क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। और सेकेंड ऑर्डर का एग्जांपल क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि इफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज लेस देन 1 देन रिएक्शन कंप्लीट इन फाइनाइट टाइम इंटरवल। लेकिन अगर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की हो या एक से ज्यादा ऑर्डर रिएक्शन का है, तो उसको रिएक्शन को कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है। सो इस केस में ऑप्शन एस इन दोनों केस में भी करेक्ट होंगे, क्योंकि ये दोनों, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है एंड दिस वन इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है।